हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल इंग्लिश ओरिजिन। आज मैं आपका फिर स्वागत करता हूं इस अंग्रेजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है एनालिसिस कहें या इसको स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कहें या इसको आप नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहें या आप इसको फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज समझें या नहीं तो फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज समझें। अर्थात ये तीन नाम जो मैं बोला, ये सब आपको हो सकता है कि डिस्टर्ब करे समझने में, इसीलिए हमने इसको इस तरह से शुरू किया है। इसको समझने की कोशिश करें। और प्रीवियस लेक्चर जो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप उसको देख लें, तब आप इसको पढ़ें तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो हम पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस कैसा होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में एक फिनाइट वर्ब अवश्य होता है। दूसरा चीज़ आपको हम बताए थे उसमें कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। जब सेंटेंस बड़ा होता है तो उसमें अगर दो दो क्लॉजेज होते हैं तो फिर वो क्लॉज को आइडेंटिफाई कैसे करें। फिर क्लॉज क्या होता है, तो क्लॉज के बारे में बोले थे कि वो वाक्य खंड है या वाक्यांश है या उपवाक्य भी उसको कहते हैं। तो उसके बारे में आपको बताए थे। उसमें भी वो क्लॉज जो है एक वाक्य का अंश है, इसलिए उसको वाक्यांश कहते हैं, या उसका एक अवयव है जिसको कंपोनेंट कहते हैं, जिसमें कि एक सब्जेक्ट और एक फिनाइट वर्ब होना जरूरी है। ये दो चीज़ जब तक नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं होगा, और ये दो चीज़ नहीं होगा तो क्लॉज भी नहीं होगा। ये भी समझना है। यहाँ तक आप समझ गए थे क्लॉज के बारे में। फिर आपको हम बताए थे कि सिंपल सेंटेंस तो आप समझ गए, एक कंप्लीट सेंटेंस सेंस देने वाला, एक ग्रामर के नियम के अनुसार जो सब समूह है उसको सेंटेंस कहते हैं सिंपल सेंटेंस, और जिसमें कि एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। उसके बाद क्लॉज भी आप समझ गए। उसके बाद आपको बताए थे कि ये सिंपल सेंटेंस के बाद दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मिले होते हैं, जुड़े होते हैं। दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। तो दो कोऑर्डिनेट क्लॉज मिल करके एक क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। उसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का हमने आपको लिस्ट दिया है कि अगर ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, अगर इससे जुड़े हुए वाक्य हैं तो आप ब्लाइंडली उसको समझें कि वो वाक्य हमारा क्या है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड तक आप समझ गए, और रेस्ट ऑल आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये आपको ट्रिक दिया था हम समझने के लिए, लेकिन आपको ये भी वादा किया था कि हम आगे आपको सबऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को इन डिटेल पढ़ाएंगे। तो आज वो समय आ गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जानने का। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ लॉन्ग सेंटेंसेस, हाउ टू आइडेंटिफाई इट, हाउ टू सेग्रीगेट इट, हाउ टू सिंथेसाइज इट, हाउ टू मेक ये लॉन्ग सेंटेंस। ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। एंड व्हाट डज ये क्लॉज और ये सेंटेंस डू इन ये पर्टिकुलर सेंटेंस। जैसे एक क्लॉज कई क्लॉज से मिल करके एक सेंटेंस बनते हैं, तो वो क्या करता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन ऑफ क्लॉज। तो फंक्शन ऑफ क्लॉज कहिए। तो आज तो हम आपको वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े हुए जो होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस में फंक्शन ऑफ क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बता चुके हैं। आज हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बताएं। यहाँ तक आप समझ गए हैं। आइए तब इससे आगे जो आप नहीं समझे हैं वही आज बता रहे हैं। तो चलिए, फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एवं एक इससे अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज या डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं। ये वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है कंपाउंड के सेंस में, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स आता है तो उसमें डिपेंड करता है जो उसका वाक्य है ना, वो जो क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज जिसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, वो निर्भर करता है कहाँ, किस पर, प्रिंसिपल क्लॉज पर। निर्भर से मतलब हुआ कि इट कंप्लीट्स इट्स सेंस विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि प्रिंसिपल क्लॉज की मदद से ही वो उसका अर्थ क्लियर होगा, वरना वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए उसको कहते हैं ये डिपेंड करता है, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है।
ऑन प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्या होता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज आप बार बार सुन रहे हैं। आज हम आपको डिटेल में सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बता रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। ये 3 तरह कौन कौन है? तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज 1, दूसरा है सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज 2, तीसरा है सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। ये 3 ही होते हैं। यहाँ तक आप कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अब आइए सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज की चर्चा आज हम कर रहे हैं, इसलिए इसका हेडिंग सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज भी होगा। तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज या फंक्शन ऑफ क्लॉज या फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं, और या इसको एज ए होल समझे तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इज दैट क्लियर? अब फंक्शन ऑफ, देखिए हमारी पढ़ाई जो बहुत हाईली मैथमेटिकल है, लॉजिकल है, इसलिए क्रमशः आप पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक एक वर्ड हम आपको डील कर देते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए ये फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज पर आते हैं। क्या कि इसमें 3 क्लॉज आप लोग जान गए। नाउन क्लॉज भी होता है एडजेक्टिव, इसको रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन आपको हम पढ़ा चुके हैं। चलिए तो इसमें हम देखते हैं फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज में कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में नाउन क्लॉज जब होता है तो वो क्या करता है? ये नाउन का काम करता है। ये क्या करता है? नाउन का काम करता है। ठीक है, ये नाउन का काम करता है। यही एक लाइन दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये नाउन का काम करता है तो नाउन इज नॉट एन ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड। क्योंकि हम मैं बताऊं कि लगभग 40 वर्षों से अधिक समय से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसमें हमारे पास हर तरह के बच्चे आए। उसमें से एक बच्चे ने कहा कि सर मैं ये बेसिक सारी चीज़ें जानता हूँ, नाउन प्रोनाउन सब जानता हूँ, हमको कुछ नहीं और हमको कंपटीशन के लिए पढ़ाइए या हमको एडवांस लर्निंग चाहिए। एडवांस लर्निंग में जब वो हमसे बात किया तो वो कहा कि मैं नाउन जानता हूँ। हम कहे कि नाउन आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। आई एम श्योर कि आप नाउन ठीक से नहीं जानते, क्योंकि नाउन की दुनिया जो है बहुत लंबी चौड़ी दुनिया है। नाउन इन डिटेल जब पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, ये नाउन एक डेफिनेशन में तो आप जानते हैं सीधी सी बात कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को क्या कहते हैं? भाव को नाउन कहते हैं। लेकिन ये नाउन फ्रेज होता है, नाउन क्लॉज होता है। तो नाउन क्लॉज तो आपको पढ़े नहीं है या समझे नहीं है, तो आप नाउन समझ नहीं सकें। अभी आपका ज्ञान नाउन के बारे में अधूरा है। अभी मैं इससे सारी बात पढ़ाने के बाद नाउन इन डिटेल पढ़ाऊंगा, उसमें सारा चीज़ मैं कवर कर जाऊँ। ठीक है, तो चलिए फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज, ये नाउन का काम करता है। जब जो भी वर्ड नाउन का काम करेगा, बी श्योर कि वो ये 7 में से कोई एक हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? तो इनमें से कोई एक होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ये हो सकता है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो, किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो वो नाउन क्लॉज हो जाता है, या नहीं तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो, या नहीं तो ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनिटिव हो, या नहीं तो ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल हो, या नहीं तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो, या नहीं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब हो, या नहीं तो एन अपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि दीज आर द फंक्शंस दैट ए नाउन क्लॉज डू इन ये लॉन्ग सेंटेंस, इन ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इज दैट क्लियर? इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ भी कैसे होता है, ऐसे आपको समझ में बात नहीं आ रही है। कम टू द एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए हम आते हैं एग्जाम्पल में कि ये कैसे सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो जाता है। यानी कि आप इसके पहले जान चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं बहुत अच्छी चीज़ वो बताया हूँ कि ये सब्जेक्ट डिटेल हम पढ़ाए थे। हम बताए थे आपको कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके विषय में कहते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? जो कौन का जवाब देता है। जैसे राम जाता है, कौन जाता है? राम जाता है। फिर आपको बताए थे हम कि सब्जेक्ट जो है वो कोई काम करने वाला होता है, तो जाने का क्रिया करने वाला राम है, इसलिए राम इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फिर आपको हम बताए थे आकाश नीला होता है, यानी कि आकाश के बारे में बता रहे हैं, इसलिए आकाश सब्जेक्ट। ये सब बातें आप सब्जेक्ट में जान गए। यानी कि जितने भी नाउन हैं दे कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जो नाउन होगा वो वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, कोई बात इसमें
डाउटफुल नहीं है। तो चलिए कम टू द एग्जाम्पल। अगर हम आते हैं कि सब्जेक्ट ये कैसे हो सकता है, अगर इंट्रांजिटिव वर्ब हो या ट्रांजिटिव वर्ब हो तब क्या करते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसका सब्जेक्ट बन करके ये आ सकता है कौन, नाउन क्लॉज। व्हेन माई सन विल कम इज अनसर्टेन। अब यहाँ देखिए, व्हेन माई सन, कब मेरा बेटा वापस आएगा, विल कम बैक इज अनसर्टेन, वो अनिश्चित है। तो ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, व्हेन माई सन विल कम बैक, यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज अनसर्टेन, यानी इट इज अनसर्टेन है, ये बात अनसर्टेन है। क्या क्या, तो कौन सी बात, तो व्हेन माई सन विल कम बैक, मेरा बेटा कब आएगा। अब यहाँ समझ गए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। हाँ, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जैसे राम इज रिच, राम सब्जेक्ट है, इज हमारा वर्ब है, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है, और रिच वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो चलिए, वहाँ एडजेक्टिव है, वो हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया वर्ब, यहाँ से यहाँ तक हो गया सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट क्या है, तो देखिए ये व्हेन से जुटा हुआ है। हम आपको लास्ट में एक लिस्ट देंगे कि वो कौन सब कंजंक्शंस हैं जो दैट मेक ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दैट मेक ए सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज असल में आपका यहाँ से यहाँ तक है, माई सन विल कम बैक, और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसलिए समूचा मिल करके सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहलाता है। ये समूचा सब्जेक्ट हो गया, और ये वर्ब हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। नाउ दिस सेंटेंस इज कंप्लीट इन इट्स सेंस। कब मेरा बेटा आएगा वो अनिश्चित है, ये बात अनिश्चित। ये सब्जेक्ट टू ये इंट्रांजिटिव वर्ब का काम किया, यही फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज है। दूसरा देखिए, हूएवर मेक्स नॉइज, जो भी हल्ला करता है या करेगा, यहाँ हिंदी में होता है, टाइम एंड टेंस में आपको पढ़ाए होंगे कि जो भी हल्ला करेगा विल बी टर्न्ड आउट, उसको क्लास से बाहर कर दिया जाए, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो उसमें देखिए, व्हेन एवर ये मेक इट, यानी हूएवर, जो भी व्यक्ति, ये यही आपका ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, याद रखिएगा। मेक्स ए नॉइज, जो भी हल्ला करेगा, विल बी, यहाँ आपका वर्ब, विल बी टर्न्ड आउट, ये आपका वर्ब, और कौन वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब, विल बी टर्न्ड आउट। अब यहाँ देखिए, दैट ही विल मेक आउट ऑफ ट्रबल, ही विल कम आउट ऑफ ट्रबल, यानी कि वह मुसीबत से बाहर आ जाएगा, इज श्योर, निश्चित है कि वो इस मुसीबत से बाहर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बताए, दैट आपका फिर सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन हुआ, ये समूचा यहाँ से यहाँ तक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हुआ, याद रखिएगा, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, यहाँ जो बताया सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, ये सभी सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज की चर्चा मैं कर रहा हूँ। हाउ ही हैज गॉट दिस जॉब, कैसे उसने ये नौकरी पाई, हाँ, इज ओपन सीक्रेट, ये सबको मालूम है, घूस दे के गया था, जैसे कहते हैं ना कि वो कैसे नौकरी ये पाया है, सबको मालूम है, या किसी के पैरवी पर हुआ है। तो कहने का मतलब ये सब सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक फंक्शन समझ गए, नाउन क्लॉज का क्या फंक्शन है। अब आइए, ऑब्जेक्ट टू ए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बन करके भी आ सकता है, यहाँ आपको पीछे मैं बता चुका हूँ। इसका उदाहरण देखिए, प्लीज टेल मी, जरा मुझे बताओ, व्हेन ही विल कम रिटर्न, ठीक है। ये इज ओपन सीक्रेट, ये प्रिंसिपल क्लॉज था इसमें, हाँ, इसमें हो गया टेल मी, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और ये व्हेन ही विल रिटर्न, कब वो वापस आएगा, यही हो गया सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। तो बताओ मुझे, कृपया मुझे बतावें कि वो कब आएगा, वो जो कब आएगा, तो ये भी आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। यहाँ तक समझ गया। नेक्स्ट में आइए, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। हाँ, वेयर ही लिव्स, कहाँ वो रहता है,
यहाँ ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये समूचा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। क्यों? ये ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका ऑब्जेक्ट था, और इसका ये ऑब्जेक्ट ये है। ठीक है। He asked me why I had not done, उसने मुझे पूछा कि हमने ये काम क्यों नहीं किया। इसके लिए हम क्या कहते हैं, ही आस्क्ड मी, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। व्हाई आई हैड नॉट डन इट, क्यों मैं ये काम नहीं किया था, उसने ये मुझे पूछा था। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया, दैट ही वुड हेल्प यू, कि वो तुम्हें मदद करेगा। आई वुड हेल्प यू, कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हें मदद करूँगा। तो यहाँ ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। हाँ, और ये हो गया सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। फंक्शन ऑफ क्लॉज आप समझते चले जा रहे हैं, कोई दिक्कत। अब आते हैं ऑब्जेक्ट टू इन्फिनिटिव। ऑब्जेक्ट टू इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव आप पढ़ चुके हैं, नॉन फिनाइट का हिस्सा होता है। इन्फिनिटिव में 2 + V1 होता है, कभी कभी 2 इसका साइलेंट रहता है। ठीक है, ये आपके इन्फिनिटिव इन डिटेल पढ़ चुके हैं। अब आते हैं कि इन्फिनिटिव का भी ऑब्जेक्ट होता है, और जैसे ऑब्जेक्ट होगा तो वो नाउन हो जाएगा। उदाहरण में देखिए, आई एम सॉरी टू हियर, ये देखिए इन्फिनिटिव है। ही केम टू टेल मी, ये भी इन्फिनिटिव है। अब इसका ऑब्जेक्ट बन करके आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट ये है और बाकी एक ऑब्जेक्ट ये है। यहाँ इसमें एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है, और ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। ठीक है, ये भी सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। और ये आई एम सॉरी टू हियर, ही केम टू टेल मी, ये सब प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ये सब क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। ये सब क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तो आप समझ गए ऑब्जेक्ट टू इन्फिनिटिव। तो नाउन जो है, नाउन क्लॉज जो है, किसी भी आप जानते हैं कि इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट जैसे होगा तो वो नाउन होगा। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, प्रीपोजिशन के बाद आता है, पार्टिसिपल का ऑब्जेक्ट होता है। ये सब जगह वो काम करता है, नाउन आने का काम। तो जहाँ नाउन आ सकता है वहाँ नाउन क्लॉज भी आ सकता है, यही मेरा कहना है। इसीलिए ये नाउन क्लॉज के रूप में है। सेंटेंस बड़ा हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो नाउन क्लॉज बन करके आ रहा है। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्ट टू पार्टिसिपल में आते हैं। ऑब्जेक्ट टू पार्टिसिपल में क्या है, पार्टिसिपल आप जानते हैं, V4 को पार्टिसिपल कहते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी को, या नहीं तो वर्ब थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, तो उसका भी ये ऑब्जेक्ट बन करके आ सकता है। कौन, नाउन क्लॉज। जैसे ही वेंट अवे, वो चला गया। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, वो भाग गया। ठीक, सेइंग दैट, ये कहते हुए, क्या कहते हुए, कि दैट ही वुड कम अगेन, कि वो फिर आएगा। वो चला गया, ये कहते हुए कि वो फिर आएगा। ये जो हो गया सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। उसी तरह से थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए, दैट ही हैड कोरोना फीवर, उसको कोरोना फीवर है। ही केप्ट हिमसेल्फ अवे एलोन, वो अपने आप को वो कर लिया। तो ये थिंकिंग दैट, ये थिंकिंग आपका पार्टिसिपल है, इसी का ये ऑब्जेक्ट बन करके आया है। यहाँ जो है सेइंग का ऑब्जेक्ट बन करके आया है सबऑर्डिनेट क्लॉज। कहने का मतलब तो ऑब्जेक्ट टू पार्टिसिपल होता है तो ऑब्जेक्ट नाउन क्लॉज के रूप में रह सकता है, यही समझाना है आपको। ऑन लर्निंग दैट, ये जान करके, दैट हिज फादर वाज इल, उसके पिताजी बीमार हैं, ही लेफ्ट फॉर होम, जल्दी वो घर चला गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वाक्य में जब भी देखेंगे आप पार्टिसिपल रहेगा तो पार्टिसिपल का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा उसके बाद, यानी कि नाउन होगा तो नाउन क्लॉज होगा। समझ गए। अब आते हैं ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। ये भी बड़ा कॉमन चीज़ है और बड़ा अच्छा चीज़ है। ये आपको कॉमन एरर में भी खूब काम आएगा कि जैसे प्रीपोजिशन आएगा तो प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला वर्ड होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट रहता है, या ऑब्जेक्टिव केस में रहता है, या ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं, नाउन क्लॉज के रूप में रह सकता है, नाउन फ्रेज के रूप में रह सकता है। यही तो आपको समझना है। इसीलिए हम कहे थे आपको कि ये जो दुनिया है ना, ये आपके टोटल ग्रामर का मैथमेटिक्स बता रहे हैं। अब आप जितना वर्ड बोल रहे हैं, ये सारे वर्ड को अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियोज़ में देख लें। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उस सब का मैथमेटिक्स बता रहे हैं।
इस तरह से देखिए सबका फंक्शन है। ये अंग्रेजी अपने आप में बड़ा कम्पैक्ट लैंग्वेज है, और याद रखिए ये ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इस पर बहुत रिसर्च हो चुका है। इसीलिए ये अपने आप में बहुत बैलेंस्ड है, बहुत मैथमेटिकल है, बहुत लॉजिकल है, और इसको उसी तरह से पढ़ना होगा। जब तक नहीं पढ़ेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको सब दिन अंग्रेजी भारी लगेगा। तो इतना भारी नहीं है, अभी तो मेरा 100 वीडियोस भी नहीं बना है, लेकिन मैंने आपको बहुत मेजर चीज़ को कवर कर दिया है कि विदाउट विच वन कैनॉट गो टू द अपर लेवल ऑफ इंग्लिश लर्निंग। तो मैं आशा करता हूं कि आप पिछले सारे वीडियोस को देख करके उसको अप्रिशिएट करेंगे। आप उसको, हो सकता है कि माइनर आइटम समझ करके आपने ओवरलुक कर दिया होगा या प्रॉपरली नहीं पढ़ा होगा, बट वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे उस सब चीज़ को देखें। और मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि निश्चित रूप से वीडियो आपको अच्छे लगेंगे। इसको सपोर्टिव वो वीडियोज़ हैं, उसको जब आप देखेंगे तो आप मेरा प्लीज़ हमको सपोर्ट कीजिए, हमारा क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक। इसी रिक्वेस्ट के साथ इसमें और 2-3 आइटम है, वो मैं अगले दिन बताऊंगा, यानी तो अभी कोशिश करता हूँ, देखते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रीपोजिशन हम बताना चाह रहे थे। तो प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स इसका भी आ गया कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड दैट कंबाइंस टू नाउन्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। जब भी 2 नाउन आता है वाक्य में ना, तो फट से उसका रिलेशन बताने के लिए प्रीपोजिशन आ जाता है, यानी कि नाउन आता है। जैसे नाउन आएगा तो नाउन क्लॉज आ सकता है, नाउन फ्रेज आ सकता है, यही मेरा कहना है। जैसे देखिए, माई सक्सेस डिपेंड्स, यहाँ तक आपका है प्रिंसिपल क्लॉज। मेरी सफलता निर्भर करती है ऑन हाउ यू हेल्प मी, इस बात पर कि आप मुझे कैसे मदद करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये ऑन इज प्रीपोजिशन, और हाउ से क्या हो गया, ये सीधा सीधी सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो गया। कहा कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसमें हाउ जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट में आइए, आई लिसन टू व्हाट ही सेड, मैं सुना जो उसने कहा। यहाँ भी प्रीपोजिशन है, इसी प्रीपोजिशन को सपोर्ट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए ये हमारा नाउन क्लॉज आ गया। दूसरा नेक्स्ट में देखिए, यू नो, आप जानते हैं, एवरीथिंग, सब कुछ जानते हैं, एक्सेप्ट, ये भी क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज है। दैट यू डू नॉट नो योरसेल्फ, आप खुद को नहीं जानते हैं। वन थिंग है, ये सेंटेंस मेरा बहुत मोटिवेशनल सेंटेंस है। मैं हर किसी को ये कहना चाहता हूँ कि यू हैव बीन सेंट टू दिस अर्थ विथ ए पर्पस, विथ ए नोबल पर्पस। भगवान ने आपको अच्छे उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, आप जरूर अच्छा करेंगे। इसीलिए ये सेंटेंस हमको हमारे गुरुदेव ने कहा था, वही मैं आज रेफर कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा, मिस्टर मिश्रा, यू नो एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट यू डू नॉट नो योरसेल्फ, सिर्फ खुद को नहीं जानते हो, वरना तुम बहुत कुछ जानते हो। मैं तो भोला भाला एक साधारण सा विद्यार्थी था। इस शब्द ने मुझे बहुत हाईली मोटिवेट किया, जो मैं आज तक या लाइफ लॉन्ग में नहीं भूल सकता। तो मैं यहाँ कह दूँ, ये भी जो है आपका, और प्रीपोजिशन के बाद एक्सेप्ट कीजिए प्रीपोजिशन, इसके बाद ये आ रहा है और सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ये क्या आ रहा है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, ठीक है। एक्सेप्ट इज ए प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन है। ऑन इज प्रीपोजिशन, टू इज प्रीपोजिशन, देख रहे हैं ना। इसी चीज़ को आप एनालिसिस जब करेंगे तो आप पकड़ लेंगे कि ये हमारा सब प्रिंसिपल क्लॉज है। ये हमारा ये कंजंक्शन हो गया, दैट और हाउ, और ये समूचा नाउन सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो गया, ये प्रीपोजिशन हो गया। इसी को एनालाइज जब तोड़ तोड़ करके आप करेंगे तो आपकी समझ में बात आ जाएगी। तो आप, मैं समझता हूँ कि ये सारी मैथमेटिक्स को आप समझ पाए हैं। इस तरह से हम जान चुके हैं कि 5 जैसे फंक्शंस थे, ये नाउन क्लॉज क्या क्या करते हैं, जिसमें कि हम जाने ये नाउन क्लॉज क्या होता है। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ब हो सकता है, प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो हो सकता है। अब हम आते हैं आपको कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी आता है। तो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन करके ये कैसे आता है, तो ये देखेंगे हम। यहाँ तक की चर्चा मैं कर चुका हूँ। हाँ, इसके आगे 5 रूल तक छठा नियम से हम आते हैं। कॉम्प्लीमेंट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब,
कॉम्प्लीमेंट में होता है पूरक। ये पूरक मतलब होता है किसी पूरा करने वाला, किसी के अर्थ को पूरा करने वाला होता है, उसी को ये कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता है। किसका? इनकम्प्लीट वर्ब का। ऐसा वर्ब दे दें जो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो ऐसे में हमको कुछ न कुछ दे करके एक कंप्लीट सेंस देंगे, तभी वाक्य बनेगा, तभी क्लाउज बनेगा। तो देखिए ही इज, अब ही इज कहते हैं, दिस इज नॉट एनफ टू से, और ये करेक्ट भी नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन येट इट इज एन इनकरेक्ट। इसमें हमको इसको कंप्लीट सेंस देना भी जरूरी है, इसलिए वाक्य का अर्थ भी होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो चलिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स था ही इज, लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं दे रहा। अब कह रहे हैं व्हाट ही हैज मेड हिमसेल्फ, उसने जो अपने आप को किया है, वो है ये, वो आदमी है, उसने खुद को कैसे बिल्डअप किया है वो दे। अब इसका अर्थ पूरा हो गया। अब यहाँ इसका कहने का मतलब कि ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, अब देखिए, माई बिलीफ इज दैट, मेरा विश्वास है, दैट ही इज इनोसेंट, कि वो बेचारा निर्दोष है। दैट पुअर फेलो इज इनोसेंट कह सकते हैं। ये आपका वही हो गया सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, यानी कि ये जो क्लॉज है, जो नाउन क्लॉज है, वो किसी भी वाक्य का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है अगर उसका वर्ब इनकम्प्लीट है। ये समझिए। तो डिफरेंट लैंग्वेज से इसको आप कंसेप्ट ले लीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट का भी काम करता है। आ गया, ये भी हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। अब आते हैं इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट ही इज डीप, वो तो बह रहा है, लगता है कि वो बह रहा है। अब यहाँ देखिए दैट, ये सब जो है ना, ये व्हाट, ये सब हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दैट ही इज डीप, ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो गया। ठीक है, अब ये लास्ट में देखिए, लाइफ इज व्हाट वी मेक ऑफ इट, जीवन वही है, जिंदगी वही है जैसा हम इसको बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये भी इज का ये इनकम्प्लीट वर्ब है, इसी का वो कॉम्प्लीमेंट बन करके आ रहा है, इसलिए सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। तो आप ये भी समझ गए कि कॉम्प्लीमेंट टू एन इनकम्प्लीट वर्ब, ये आप समझ गए। छठा रूल। अब आते हैं आपको एपोजिशन। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि एपोजिशन क्या होता है। एपोजिशन मतलब होता है निकट। निकट मतलब किसके निकट? तो नाउन इन एपोजिशन कहते हैं इसको। कभी कभी देखेंगे हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ हम उसका परिचय दे देते हैं। जैसे राजीव गांधी, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डाइड यंग। जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था वो मर गया, तो एक्स प्राइम मिनिस्टर उसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बगल में रह करके उसका परिचय दे रहा है। इसी को नाउन इन एपोजिशन कहते हैं। इन एपोजिशन टू ए नाउन, नाउन के बगल में रह करके उसका या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन भी हो सकता है, वो नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या जो भी है, तो उसी को हम डिटेल जब करते हैं ना, तब उसी को कहते हैं इन एपोजिशन। तो द न्यूज, अब देखिए यहाँ नाउन आ गया, द न्यूज, इसी के बगल में दे रहे हैं दैट ही हैज कम, वो आ गया है, इज ट्रू। तो सेंटेंस है द न्यूज इज ट्रू, लेकिन दैट ही हैज कम जो कर दिए, यही हो गया सबऑर्डिनेट नाउन। और ये कर क्या रहा है? तो इस नाउन की को बगल में रख करके एक तरह से उसकी विशेषता बताता है। ऐसे वहाँ चले जाएंगे हम, लेकिन हम आपको ये कर रहे हैं कि ये इसके बगल में रख करके भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट में आइए, इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट ही हैज़ बीन प्रमोटेड, कि वो उसका प्रोन्नति हो गया है। यहाँ भी देख रहे हैं ट्रू, ये नाउन है, क्या सच है? तो ये ट्रू। अब इसी को फट से हम क्या करते हैं, उसके बगल में रख करके उसका परिचय दे रहा है। इट इज़ वेल नोन, ये सबको मालूम है, सेइंग, वेल नोन सेइंग, ये संपूर्ण सबको ये कहावत मालूम है कि दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ से यहाँ तक आपका सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज हो गया। लास्ट में आइए, द बिलीफ दैट बेटर डेज विल कम, ये विश्वास कि अच्छे दिन आएंगे, इज येट टू कन्फर्म, अभी ये कन्फर्म होना बाकी है। मतलब ये जो हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आएंगे, तो लोगों को अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, अभी और चीज़ें हैं जो अभी कन्फर्म होने के लिए लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था
ये ऐसे जो 7 नियम हमने बताए, ये सातों बातें आपको यहाँ से साबित हो गया। सब्जेक्ट जरा इधर आ जाइए, वहाँ तक आ रहा है। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया हमारा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हम बता दिए आपको, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बता दिए, ऑब्जेक्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब बता दिए, ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिसिपल इन्फिनिटिव बता दिए, फिर ये पार्टिसिपल बता दिए, फिर हमको प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट बन करके आता है कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब हो जाएगा, एंड अपोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यहाँ तक आपको बता दिए हैं। तो कहने का मतलब कि ये फंक्शन ऑफ नाउन क्लॉज था। ये हम आपको बता चुके हैं ना कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो नाउन का काम करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी कभी नाउन का काम करता है, तो उसको क्या कह देते हैं हम, नाउन क्लॉज। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज कौन कौन है, उसका काम क्या है, वो सातों आप समझ गए। मैं समझता हूँ कि अब आपको फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज में सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज पूरी तरह से समझ आ गया। ये एग्जाम्पल्स आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द डिटेल्ड कंसेप्ट ऑफ नाउन क्लॉज। अब इससे बढ़िया वीडियो मैं समझता हूँ, मैंने तो नहीं देखी, अगर आप लोग देखे होंगे तो देखे होंगे, इतना डिटेल नाउन क्लॉज को कहीं भी नहीं मिला था हमको। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। और ये इसकी कड़ी अभी चलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपको हम बताएंगे क्या कहते सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक।